नमस्कार, मैं अतुल जैन। हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा भारत देश बहुत सुंदर देश है। दुनिया के हर कोने में हमारे देश का नाम आज भी बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इसका कारण एक ही है कि हमारे देश में हर मजहब के लोग बहुत ही शांति, अमन और खुशनुमा दिल से रहते हैं। तो यही हम कई सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे राष्ट्रगीत में भी इसका नाम लिया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजनीतिकों को अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ विषय को उठाने पड़ते हैं और इस मुद्दे को उठाकर लड़वाया जाता है, तभी जाकर कोई चुनाव जीता जाता है। ऐसा हमने हर बार देखा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नौजवान और अच्छे इंसान जिसके संस्कार अच्छे हैं, वो लोग कभी भी ऐसे फालतू विषयों में नहीं पड़ते और गलत उनके दिमाग में आता भी नहीं। लेकिन जिनके पास बहुत समय पड़ा है और वो कुछ ऐसे राजकीय लोगों के साथ उलझकर समाज में कुछ दंगा फसाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग आगे आते हैं और इस विषय को भड़काते हैं और तभी जाकर कहीं ना कहीं ये वातावरण को गंदा कर देते हैं। तो आज इसी विषय पर लेकर हम चर्चा करेंगे। हिजाब पर अभी हम 2 दिन पहले हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि कर्नाटक में ये जो विषय हुआ, ये किस तरह हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन आज इस विषय को उठाकर बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा है और इसी चर्चे को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जलील अहमद जी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक अच्छे शिक्षक भी है, अच्छे ज्ञान देने वाले संस्कार उनमें हैं और एक मुस्लिम समाज के होते हुए भी वो कभी भी एक दंगा फसाद इससे हमेशा दूर रहे हैं और उनको ये विषय पसंद नहीं है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी अमीना सैयद जी, जो कांग्रेस स्टूडेंट विंग के NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और गुजरात के प्रभारी हैं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मुझे ये जो हिजाब का जो विषय है उस पर एक ज़रूर गाना याद आता है कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना आज भी जब हमारे कानों पर पड़ता है तो हम सोचते हैं कि ये कई सालों पहले ये गाना हमारे हिंदुस्तान में बना था कि जाति धर्म को हम कभी भी नहीं लड़ाएंगे, हम पहले इंसान हैं और इंसान बनकर रहेंगे। फिर भी ये सब विषय आज उठाए जाते हैं। आज हमारे साथ जो अमीना जी हैं, अमीना जी जो ये हमारी बहन के साथ हुआ कर्नाटक में जो विषय, उसको लेकर आज बहुत बड़ा विषय टीवी के माध्यम से बोलिए या हमारे देश में इस विषय को उठाया जा रहा है। तो हिजाब के जो विषय को आप किस तरह देखते हैं? हिजाब का तो विषय अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस तरीके से मैं डिस्क्राइब ये चीज़ कर सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो फिजूल है, क्योंकि ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये पूरा सियासत के लिए ये किया जा रहा है। अगर आप ये चीज़ देखें तो मुसलमान औरतें हिजाब आज पहली बार पहनकर कॉलेज या स्कूल नहीं गई है, तो इतना बड़ा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। या ऐसा नहीं है कि औरतें सीधा से एक बार उठ रही है और वो हिजाब पहन के सीधा स्कूल चली जा रही है या कॉलेज चली जा रही है। ये मुद्दा बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसको सिर्फ मुद्दा बनाया गया है यूपी के इलेक्शंस को से वहाँ से लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पूरा यूपी का माहौल बनाने के लिए मुद्दे को उठाया गया है, जो कि ये नहीं करना चाहिए था। जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्टूडेंट्स थे, इनके पास और कोई मुद्दे बचे ही नहीं थे। स्टूडेंट्स लोगों को लड़ाकर क्या मिलता है, मुझे बताइए ना। और ये हिजाब तो सिर्फ एक विवाद का मतलब बोलते हैं ना, एक टॉपिक बन चुका है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं समझती इस चीज़ को। अमीना जी, आप कहते हैं कि यूपी के इलेक्शन को लेके इस विषय को उठाया गया है, तो आप तो कांग्रेस से जुड़ी हो, तो आप सीधा बीजेपी पे अटैक करना चाहती हो, क्या बोलेंगे आप? इलेक्शन को लेके बात कर रहे हैं तो आप वही कहोगे क्योंकि आप तो कांग्रेस से जुड़े हो। तो लेकिन मुझे आप ये बताइए मैडम कि आज
नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो बहुत सारे विषय लिए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो, एनआरसी का विषय हो, 370 कलम हटाने का विषय हो, तो मुसलमानों के प्रति तो उनको प्यार है, ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। तो आप कैसे कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है? मुसलमानों के प्रति कितना प्यार है वो तो सारी जनता जानती है। 3 तलाक का मुद्दा तो ठीक है, खैर वो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो रिसेंटली जो चल रहा है उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें, देखिए सबसे पहली बात तो अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में कई राज्यों में इलेक्शंस के माहौल चल रहे हैं। एकदम अचानक से उनको ये चीज़ कैसे याद आई कि हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए? क्यों? एकदम मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो 4 राज्य है साउथ के, तेलंगाना, फिर उसके बाद ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड आंध्र प्रदेश हो गया। अभी सरकार इसमें किसकी है? सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और अभी बाकी रही बात यूपी के इलेक्शंस की, तो उनके पास अभी कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि वो वहाँ पर सरकार लेकर आए। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ? नहीं, कांग्रेस ने इसके हमने तो इसमें कुछ बोला भी नहीं है अब तक। लेकिन एज अ पर्सनल अगर मैं ये चीज़ देखूँ, सारी चीज़ें अगर देखने के बाद सोची समझी जा सकती है, क्योंकि इंसान थोड़ी ना अंधा है। आपके पास कोई वहाँ पर कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं बचा है। आप सिर्फ ये कर रहे हो कि यहाँ पर आप आग लगा चुके हो कर्नाटक में, जिसकी हवा आप यूपी में दे रहे हो। यूपी एक लौता रास्ता है अभी आपको दिल्ली में पहुंचने का। तो ये सारी चीजें हो रही है। आप स्टूडेंट विंग से हो जी। आप ये बताइए कि वहाँ पर भी वो विषय जो हुआ है, वहाँ पर भी कहीं सीधा बीजेपी को टारगेट नहीं किया गया है, कोई अलग संगठन है उनके माध्यम से उस विषय को उठाया गया है। तो आपने इसमें कुछ जानने की कोशिश की स्टूडेंट विंग के माध्यम से होने के वजह से कि एग्जैक्ट क्या हुआ है? देखिए, एग्जैक्ट ये हो रहा है कि वो उन्होंने सीधा सीधा ये चीज़ बोल दिया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर कॉलेज में एंटर नहीं कर सकती, या फिर वो पढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? राइट टू एजुकेशन नहीं है हमारे पास। हिंदुस्तान में तो ये रूल है कि राइट टू एजुकेशन, तुम अपने मज़हब, कोई भी मज़हब से तुम रहो, हिंदुस्तान में तुम अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हो, तुम कुछ भी पहन सकते हो। तो आप सिर्फ कर्नाटक के अंदर ये कैसे रूल लागू कर सकते हो कि लड़कियां हिजाब पहन के क्लास नहीं अटेंड कर सकती? ये चीज़ गलत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसी स्कूल्स है जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, तो उनका तो ड्रेस कोड है, तो वहाँ पर तो इस विषय को बहुत जगह पे लागू भी नहीं किया जाता कि आपको हिजाब पहनना ही चाहिए क्या नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो ड्रेस कोड बना हुआ है स्कूल्स का, बहुत सारे स्कूल का, लेकिन इस ये खाली कर्नाटक में जो विषय हुआ, तो कहीं पर बहुत सारी मुस्लिम बहनें हमारी जाती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वो भी ड्रेस पहन के जाती है। तो ऐसा हिजाब पहनना ज़रूरी है, ऐसा क्या बात है? आप मुझसे ये एज एन इस्लामिक तौर पर पूछ रहे हैं या फिर हमारे रिलेटेड? नहीं, जो स्कूल कॉलेजेस में जिस हिसाब से कहा जाता है कि हमारा एक ड्रेस कोड बना हुआ है, जैसे एक स्कूल का ड्रेस कोड होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो तो बच्चियां हमारी स्कूल ड्रेस पहन के ही जाती हैं, तो वहाँ पर तो हिजाब पहनना कोई पाबंदी है ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया है, और ना मुस्लिम बहनें ऐसा कुछ इंट्रैक्ट करती है कि नहीं मुझे पहनना ही है, वो अपना स्कूल ड्रेस कोड पहन के ही जाती है। तो इस विषय को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हिजाब पहना, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान औरतों पर दबाव डाला गया है कि आपको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और इस्लाम कभी भी किसी भी चीज़ को दबाव में डालकर किसी को ऐसे कोई रूल्स हम पे लागू नहीं करता है। इस्लाम में ये चीज़ कहीं नहीं कि हिजाब पहनना फ़र्ज ही है। हाँ, मैं वही जानना चाहता था क्योंकि ड्रेस कोड है बहुत स्कूल में। नहीं, तो हिजाब इट्स लाइक एक वो हमारा एक पहनावा है। राइट, बरोबर। अब भाई आप क्रिश्चियंस को देख लो तो क्रिश्चियंस का पूरा पहनावा अलग है, ड्रेस कोड पूरा अलग है। आप अगर चर्च में चले जाइए तो वो जो होते हैं वहाँ पर संभालने वाले, उनका पूरा ड्रेस कोड जैसे एक स्त्री की इज्जत होती है, वो अपने समाज के जरिए उसे ढकती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये हमारा बिलीव है कि अगर हम हिजाब पहनते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट रखता है। राइट। अभी आप किसी भी फोन के कवर को, अगर आप उसको फोन की या ऐसे कोई फोन कवर्स आप उसके ऊपर लगाते हो, तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको जबरदस्ती लगा रहे हो, चढ़ा रहे हो। नहीं, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हो यार कवर, कि आप वो गिर जाए तो भी आप वो प्रोटेक्शन में रहे। बरोबर है, सही बात। बीपीओ में काम करने वाली सिर्फ मुसलमान लड़कियां ही नहीं, दूसरी कास्ट की लड़कियां भी बुर्का पहनती है ताकि उनको वो सेफ इन्वायरमेंट लगे।
देखिए, ऐसा ज़बरदस्ती कहीं नहीं किया गया है हमें, या मुझे भी नहीं किया गया है किसी ने ज़बरदस्ती कि आपको पहनना ही है। ये हमारा बिलीव है पहनने का। हम इसके अंदर, ये हमें पहनने से खुशी होती है, हम इसमें प्रोटेक्शन फील करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर पंजाबीज को देखे तो वो भी तो टर्बन पहनते, उनको तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है, या हमने किसी को ये नहीं बोला है कि तुम वो क्यों पहन रहे हो या वो उतार कर आओ। तो किसी को भी किसी के मज़हब पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में। और सही ये बात है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है हिंदुस्तान। आज किस तरह देख रहे हैं आप कि आज जैसे कर्नाटक में तो हो ही रहा है विषय को लेकर, आज पूना में भी एक हिंदू संगठन ने कहा कि हमारे अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनेगी तो हम भी मफलर डाल के स्कूल में जाएंगी बच्चियां। तो इस विषय को आप किस तरह देख रहे हैं कि कहाँ रंग रूप लेके जा रहा है? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें बोल कौन रहा है? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। किसी को सैफ्रॉन कलर के अगर मफलर पहनने हैं तो किसी को रोक थोड़ी ना सकते हम, वो पहने। अब हम, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम हिजाब पहन रहे तो उसके ऊपर हमने पूरा पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसके ऊपर हम बांध के घूम रहे, ऐसा तो नहीं है। वो हमारा एक ड्रेस कोड है। अगर कुछ हिंदूज लड़कियां अगर साड़ी पहन के स्कूल आना चाहती है, कॉलेज आना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? सही बात है। अगर वो सैफ्रॉन कलर की साड़ी पहन के आना चाहती तो उसमें गलत क्या है? बोल के क्यों सुनाया जा रहा है? एक पूरा विवाद क्यों बनाया जा रहा है इस चीज़ को? नहीं, अमीना जी, मैं एक विषय से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जैसे कहा पाकिस्तान नहीं लगता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सब मुस्लिम भाई बहन हमारे हिंदुस्तान के हैं, तो उसे हम पाकिस्तान का रंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विषय को अलग तरह से हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन जो मुस्लिम है वो हमारे हिंदुस्तान के हैं, ना कि पाकिस्तान के। नहीं, आप ये चीज़ जो बोल रहे हो, मैं भी बिल्कुल आपकी बात पे एग्री हूँ। मैं इस चीज़ को ये नहीं कर रही हूँ, झुठला नहीं रही हूँ। लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना, हिंदुस्तान में रहकर ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई और कंट्री को फॉलो कर रहे, तो फिर इतना अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं, सही तो बात है। फिर इतना विवाद क्यों? राइट। अगर ये चीज किसी और कंट्री को हम फॉलो यहाँ पर करते तो एक बार विवाद बनता, तो मुझे समझ आता। सही बात है। तो अमीना सैयद जी सही कह रहे हैं कि एक गुस्सा क्यों दिलाया जाता है एक लड़की जो हमारे पहनावे को लेकर, हमारे जो समाज का पहनावा है उसको लेकर अगर कहीं किसी कॉलेज में चलता होगा तो वहाँ पे किसी और को विरोध करने की क्या जरूरत है? अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में अगर उनको ना नहीं कहा गया है तो बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पर विरोध क्यों करता है? तो ये बात भी सही है। ठीक है, हमारे स्कूल कॉलेजों में एक ड्रेस कोड भी बना हुआ है जहाँ पर और मुस्लिम बहनें, हमारी छोटी बच्चियाँ जाती है, वो ड्रेस कोड में जाती हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं वो बच्चियाँ हैं, उन्हें जात धर्म हम सिखा रहे हैं। आज टीवी पर देखने के बाद हम मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं या किसी और जात के हैं, ये हम बीज अलग तरीके का बोने जा रहे हैं, ऐसा अमीना जी का कहना है। तो ये विषय बहुत गलत है। हमारे साथ जलील भाई है। जलील भाई, ये विषय आप देख रहे हो, कितना संकट भरा माहौल आज के समय में हो चुका है। तो इस हिजाब को जो विषय लिया गया है, आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिए। जैसे कि अभी अमीना जी ने बताया कि मतलब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये हो सकता है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा हो। मजहबी इस्तिलाहात के अंदर हिजाब जो है वो एक नकाब के तौर पर देखा जाता है, चेहरा ढकने के तौर पर देखा जाता है, अपने आप को कवर करने के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ समय से हमारे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा टॉपिक बनाया जाता है और इसको एक विवाद की शक्ल दे दी जाती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा हंगामा होता है और फिर उसके बाद नाम निकल के आता है हिंदू और मुसलमान। ये चीज़ सही नहीं है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से ये बात पूछना चाहूँगा, क्या हिजाब सिर्फ़ इस्लाम में है या हिजाब सिर्फ़ मुसलमान की औरतें ओढ़ती हैं? अगर आप गुप्ता एज को देखेंगे, कॉइंट को देखेंगे, तो उसके ऊपर भी जो औरतें उस वक़्त होती थी वो अपने सर के ऊपर रुपट्टा डालती थी। आज मारवाड़ी समाज में घूंघट पूरा घूंघट डाला जाता है। इसमें क्या हरज की क्या बात है? अगर कोई औरत अपना प्रोटेक्शन करना चाहती है, अगर कोई औरत अपने चेहरे को ढकना चाहती है, ठीक है, बिल्कुल ये कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर वो ढकना चाहती है, अपने आप को कवर करना चाहती है, तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, ये आज पहली बार तो नहीं हुआ, जैसे अभी अमीना जी ने बताया, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि कॉमन सिविल कोड के ऊपर बात उठी। अगर कल को कोई कॉमन सिविल कोड के ऊपर बात उठेगी तो क्या ये सब चीज़ें एक साथ हो जाएगी? आपको मैं बोलूँगा टोपी पहनो, आप पहनोगे क्या? नहीं पहनेंगे। आप मेरे को बोलोगे माथे पे टीका लगाओ, मैं लगा लूँगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें तैयार करके रखी गई हैं। सही बात
ताकि एक विषय बने, विषय से मुद्दा बने और मुद्दे से फिर वो जात पात पर आए। और इसको पॉलिटिकल पार्टियां जो है, मुझे अफसोस के साथ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहना पड़ता है कि इसको हवा देती हैं और बाकायदा इसमें मज़े लेती हैं। वो अपनी, जैसे कि आपने बताया कि रोटियां सेकती है, खास करके इलेक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ों को उठाना। और मुसलमानों से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो फ़ौरन गर्म हो जाते हैं। मुसलमानों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा मुद्दा निकल के, ये कर्नाटका का मुद्दा था, वहाँ के उलमा थे, वहाँ के मौलाना थे, फ़ौरन इमीडिएटली उन लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, वहीं के वहीं इस बात को दफन कर देना चाहिए था। ऑल ओवर सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो एक मुद्दा बना, उस कॉलेज के अंदर दूसरे भी लड़के पहुंच गए, वो लोग अपना नारा लगाने लगे, फिर वो हाईलाइट होने लगा, फिर सोशल मीडिया पे चलने लगा, और अब धीरे 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 दूसरे शहरों के अंदर ये पहुंच रहा है। अब क्या हो गया, अब ये बाकायदा एक मुद्दा बन गया। अब एक ये मुद्दा ऐसा मुद्दा बन गया कि मतलब एक सीरियस हो गया मामला, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिबेट हो रही है टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बात हो रही है। आप असल में लोगों ने मजाक बनाया हुआ इसको, सही बात। मजाक बनाया हुआ। ये एक छेड़खानी है एक औरत के साथ, ये एक औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके मज़हब के साथ इस्तिलात के अंदर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आज ये चीज़ें नहीं रुकती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आने वाली जनरेशन आपकी इसी फंदे के अंदर उलझ करके रह जाएगी। ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, इस देश के लोग कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, और इस देश के अंदर कभी अमन नहीं हो पाएगा। अगर आज इस चीज़ को नहीं दबाया गया, रिलीजियस थॉट के ऊपर जिस तरीके से बात की जा रही है कि आपको हिजाब नहीं पहनना है, आपको बुर्का नहीं पहनना है, या आपको जो कुछ भी, अगर वो आपको ये बात बोले कि आपको साड़ी नहीं पहनना है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बोले कि भाई घूंघट नहीं डालना है, आपको बोले कि भाई गुजराती लोगों शरारा पहनते हैं और इस तरीके से पहनते, नहीं पहनना है, ये गलत बात है। आप किसी को छेड़ोगे तो काउंटर अटैक होगा, उसका आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा। मैं एक बात और बता दूं, मुसलमान इस देश के अंदर कमज़ोर नहीं है, बहुत ताकतवर है, लेकिन मुसलमान अमल में कमज़ोर है। अगर मुसलमान अमल में मजबूत हो जाए और अपनी एकजुटता को लेकर के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, तो इसी हिंदुस्तान के अंदर एक ही नारा लग सकता है कि ये देश हमारा है। इस देश के अंदर जितना अधिकार आपको है, उतना ही अधिकार मुझे है, उतना ही अधिकार इनको है। एक वोट आपका है, एक वोट मेरा है, एक वोट इनका है। हम में से कोई अलग नहीं है, हम सब इस देश के बराबर के रवासी हैं। जो टैक्स आप देते हो वही टैक्स मैं देता हूँ, वही टैक्स ये देते हैं। जिस रोड पर आप जा रहे हैं उस रोड पर मुझे भी चलना है, इन्हें भी चलना है। तो फिर ये भेदभाव कैसा? इस तरीके के मौजू बना करके, इस तरीके से मतलब सोशल मीडिया पे लड़कियों को दिखा करके, हाईलाइट करके, कर्नाटका के कुछ लोगों की भी गलती है, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहूँगा ये चीज़ें, लेकिन ये सही नहीं है। वहाँ के उलमा को चाहिए था कि अगर कुछ ऐसा हुआ था, मैनेजमेंट कमेटी से जा करके मिलते, उनसे बात करते, क्या बात है क्या नहीं। अगर कुछ ऐसा लगता, कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर देते और इस बात को वहीं के वहीं दबा देते। इसे हवा देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज जब ये हवा बनी चुकी है, आज ये हवा बन करके पूरे शहरों में फैल गई है, तो देखिए कोई चुप नहीं बैठेगा। जब किसी के मज़हब के ऊपर बात आएगी, किसी औरत की इज्जत पे बात आएगी, किसी औरत के मान मर्यादा पे बात आएगी, तो कोई भी नहीं चुप बैठेगा। वो काउंटर अटैक ज़रूर करेगा, वो अपने विचारधारा को ज़रूर रखेगा, अपनी बात रखेगा। भाई आपको आपत्ति क्या है? अगर मैं पहन रही हूँ बुर्का या मैं नकाब डाल रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए आप मेरे को। लेकिन ये इस तरीके से इशू बनाना, हिंदू मुसलमान का ये करके और पूरा देश के अंदर वातावरण, माहौल को ख़राब करना, ये सही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके इमीडिएटली इस चीज़ को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रोका जाए और अपने अपने समाज में लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि हम इन सब बहकावे में ना आए, इन सब चीज़ों में ना पड़े, हम अपने अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो अमीना सैयद जी, आप अभी ये बताइए कि आप कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, गुजरात के प्रभारी हो, तो आप जो कांग्रेस के माध्यम से या कांग्रेस के नेता या आप लोग इस विषय को किस नज़र से देख रहे हो? ठीक है, आप लोगों के ऊपर अत्याचार का विषय हुआ, लेकिन आप किस तरह देख रहे हो? देखिए, मुद्दा गर्म है, ये चीज़ मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को मुद्दा बनाकर या फिर इसको और हवा दे रही है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है, मुसलमान इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब अगर मुझे आप ये चीज़ बताइए कि आज ये लोग बोल रहे हैं कि नकाब उतार दो, हिजाब उतार दो, कल को आकर बोलेंगे कि टोपी उतार दो, परसों आकर बोलेंगे कि तुम मुसलमान लोग मतलब उर्दू ही लैंग्वेज ही ख़त्म कर दो, फिर उसके बाद आकर बोला जाएगा कि मुसलमानों को देश से निकाल दो। तो भाई क्या हम क्या इनके बोलने के ऊपर चल रहे?
कि ये सिर्फ बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? ऐसा तो चलेगा नहीं। देखिए कर्नाटक में जो चीज़ हुई है ना, उनको ये चीज़ पता था कि मुसलमान औरतें ही नहीं, मुसलमान बच्चियां भी इस चीज़ को विरोध करेगी, और इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। वो स्कूल जाने वाले बच्चे अगर विरोध करे तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आपने क्या शुरू कर दिया हिंदुस्तान में? तो ये चीज़ें जब बीजेपी की तरफ से आ रही है तो क्या समझे हम? जी बोलिए। लेकिन अमीना जी आप मुझे ये बताइए, एक किसी 4-6 लोगों ने इस विषय को उठाया, इतना विषय को गर्म किया और वातावरण खराब किया, तो आप पूरे हिंदुस्तान हिंदुओं को टारगेट करोगे? क्या सोच के मन में आपको क्या भावना लग रही है? आपको ऐसा कुछ गुस्सा आ रहा है, ऐसा है कुछ? देखिए हम ना किसी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं ना, या हम यहाँ पर किसी मजहब को टारगेट कर रहे हैं। जो चीज़ हम पर आएगी तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम भी सेफ्रॉन को ही ये कर रहे, टारगेट कर रहे। क्यों? जो हमको दबाने के लिए जाएगा हम तो आवाज उठाएंगे ना। सही बात। तुम सेक्युलरिज्म बोलते हो, कहाँ है तुम्हारा ये सारी चीजें? हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है देश में? मुझे ये चीज बताइए। पहली बात तो आप जब बोलते हो कि मैं पूरे लाइक अगर हमने आपको वहां पर तख्त पर बिठाया है तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए बिठाया है, तुम्हें हिंदू को भी उतना ही देना है रिस्पेक्ट, उनके लिए भी वही सारे रूल्स लाने हैं आपको, और क्रिश्चियंस के लिए भी सेम ही होता है, मुसलमानों के लिए भी सेम। इस दुनिया में, या मैं ये चीज़ बोलूँ कि हिंदुस्तान में जितनी कम्युनिटीज है आपको सबको एक नज़र से देखना है। फिर क्यों इलेक्शंस के टाइम पे आप हिंदू मुसलमान चालू कर देते हो? और आप ये बार तो बच्चों को लड़ा रहे हो यार। आपने आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हो आप? और ये तो फैसला भी आ चुका है कि जब तक अगर हम इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं करेंगे तब तक मुसलमान लड़कियां अलग क्लासरूम में बैठ के पढ़ेगी। क्यों पढ़ेगी? संविधान तो ये भी बोलता है कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको भी तुम बिठाकर नॉर्मल बच्चों के बीच में पढ़ाओ। तो तुम ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि हिजाब वाली लड़कियां बैठ के अलग पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी, और हम नहीं करेंगे ये चीज़, क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई हमारा अधिकार है, हम हिजाब नहीं उतारेंगे। और जो चीज़ वहाँ पर मरियम ने आवाज़ दी है, आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ बनने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं भी अपनी आवाज़ उसके साथ बुलंद करूँगी, लब्बैक बोलूँगी, और मैं खुद अभी मोर्चा लेने वाली हूँ। और मोर्चे में जितनी मेरी मुसलमान औरतें हैं, ना ही सिर्फ मुसलमान औरतें, जितने भी लोगों को लगता है हिंदुस्तान के कि इंसानियत के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही है, वो मेरे साथ जुड़े और मेरे ये प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। मैं ये चीज़, आप स्टूडेंट विंग से जुड़े हो, मैं आपको एक बात ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री हो या सरकार हो, एक जवाबदारी उनके ऊपर होती है। तो आप ये नहीं कहना चाहोगे कि जिसने ये किया है, जो 4-6 लोग थे वो कौन थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो? इस विषय को तो आपने उठाया ही नहीं, सिर्फ आप सीधा सरकार पे ब्लेम कर रही हो, प्रधानमंत्री जी पे ब्लेम कर रही हो। तो आप किस तरह कहेंगे आप कि जिन्होंने ये किया उनको ढूंढकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? इसके बारे में आपने कुछ विषय लिया नहीं मैडम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन्होंने किया, यस, जो वहां पर हुआ वाले है कौन है ये कराने वाले? ये पूरा पेड़ चीजें पूरी थी, ये पूरा खेल खेला गया, ये प्लान है पूरा। ऐसा नहीं था कि ये अचानक से हुआ है, नहीं, ये अचानक नहीं हुआ है। आप ये चीज को समझिए। यूपी में इलेक्शंस है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जब भी इलेक्शंस आते ये हिंदू मुसलमान को इसी तरीके से लड़ाते, कुछ ना कुछ विवाद, 3 तलाक, ये वो, एनआरसी, क्यों होता है ये? सिर्फ आप ये देखिए, वो बाइक जब लगा करके लड़की जब जा रही है पार्किंग में लगा करके, कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ से भगवाधारी और आ करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, या उसको जो भी उल्टा सीधा बोलते, बदले में वो भी अपना काउंटर बचाव करती है। वो बोलती है अल्लाह अकबर। मतलब जब एक मैनेजमेंट वहाँ पर था तो जिस तरीके से वो स्टूडेंट थी, वहाँ पे उन लोगों को जमा करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरे लोगों को लाने की क्या ज़रूरत थी जिससे कि मतलब ये विषय बने, ये विवाद बने, और ये बन गया विवाद। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब पहले से कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही थी। ये जो लोगों को अंदर लाया गया, जिन लोगों को गले में मतलब गमछा पहनाया गया, ये एक ऐसा लग रहा था कि शूट था जिसकी वजह से इसको हवा दी गई, एक मुद्दा बनाया गया और ये मुद्दा बन गया। मैंने जो चीज़ देखा सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से वो लड़की, वो स्टूडेंट बाइक पार्क करके आ रही है, तो इन लोगों को आगे आने की क्या ज़रूरत थी? ये वहाँ पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसका मतलब वहाँ पर जमावड़ा था, एक खिचड़ी तैयार थी। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जलील भाई, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बड़ी बात है, पूरा देश जल सकता है, पूरे देश में कुछ भी हाहाकार हो सकता है। तो सबसे पहले क्या लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे ताबड़तोड़ फॉलोअप किया जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसी टाइम पर जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था तो उस कॉलेज के मैनेजमेंट को चाहिए था कि इमीडिएटली मतलब इस पर एक्शन लेते, उन लोगों को अंदर बुला करके बैठ करके पीसीटी करके बात खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे तो उनसे मतलब ये सोचना चाहिए था कि स्टूडेंट है, हमारे ही कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे हैं, ये इनको गेट के बाहर करने का उनको अधिकार था ही नहीं। अगर कुछ इशू था तो वो बाकायदा बुला करके उनके पेरेंट्स से बात करते, अच्छे तरीके से और तरीके से करते कि नहीं आपको फीस नहीं मिलती तो पेरेंट्स को बुलाते ना, आपका बच्चा अगर क्लास के अंदर अटेंडेंस नहीं लगाता तो पेरेंट्स को बुलाते ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देना रहता तो पेरेंट्स को बुलाते। अगर ये भी मुद्दा था तो उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, बुला करके स्कूल कॉलेज के अंदर उनसे बैठ करके बात करना चाहिए था। आपने डायरेक्ट गेट बंद कर दिया कि हिजाब वालों को हम अंदर ही नहीं लेंगे, उनको क्लास में बैठने, मतलब ये क्या था? ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक खिचड़ी पक रही थी, जो एक मतलब विवादित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि ये गलत दिशा में जाने वाली थी। बट फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जिस तरीके से माहौल गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर इसको चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और ये सिर्फ कर्नाटका में, हमारे मुंबई की पुलिस बहुत अलर्ट है इसको लेकर के, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हिना जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, ये इनका अपना अधिकार है और संविधान इनको राइट्स देता है अपने अधिकार के बारे में बोलने का, ये बोल सकती हैं। ये जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं आंदोलन करूंगी, इनको पूरा अधिकार है, अपने जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये करना चाहती हैं, ये कर सकती हैं, इनको पूरा अधिकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी के ऊपर आप उंगली उठाने से पहले ये देखो कि आपका हाथ कितना गंदा है। जो लोगों ने भी ये काम किया है जिस तरीके से उसके बुर्के के हिजाब के ऊपर, आपको मालूम है इस देश के अंदर रोजाना कितने रेप होते हैं? जानती है आप अमना जी? इस देश के अंदर रोजाना 88 रेप होते हैं। इस बात पर कभी किसी ने ध्यान दिया? आप सोचिए, यानी 1 घंटे के अंदर तकरीबन 7-8 रेप। सवाल पैदा हो रहा है, हर 5 मिनट में एक रेप। और सबसे ज्यादा रेप के जो केसेस है वो यूपी में ही पाए जाते। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे, अगर 2021 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2664 रेप हुए। ये लोग कहां जाएंगे? इनके साथ में आज तक के इंसाफ नहीं हुआ। 88 रेप मायने रखता है सर, 88 रेप क्या क्या हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं किसी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? 88 लोग, औरतों का बलात्कार हो जाता है, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, इस बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठाता, सरकार खामोश है। आप कौन कौन से लॉ लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं इनके साथ जो रेप हो रहा है उसकी सीढ़ी को तो पकड़ो, ये रेप को कम तो करो। कब कम होंगे? वो बच्चियों का कब घर बसेगा जिनके घर जल चुके? रही बात रेप की, तो अभी मुझे आप बताइए कि पिछले बार एक मंत्री ने, ये उनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई लड़की स्कर्ट पहन के जाएगी तो उसका तो रेप ही होना है। सही बात है। तो अगर आपको स्कर्ट पहनने से तकलीफ है, बुर्का पहनने से तकलीफ है, तो आप एक काम कीजिए, औरतों के लिए आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए कि उनके हिसाब से, आपके हिसाब से कि औरतों को पहनना क्या चाहिए, कि हिंदू औरतें ये कपड़ा पहने, मुस्लिम औरतें ये कपड़ा पहने। आप मुझे बताइए, 2 बहनें एक साथ एक रोड के ऊपर जाती हैं, एक बहन ने बुर्का पहना हुआ है और दूसरे ने स्कर्ट पहना हुआ है, लोग किसको छेड़ेंगे? स्कर्ट वाली छेड़ेंगे, स्कर्ट वाली को। सिंपल लॉजिक है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इसको इश्यू बनाया गया है, वरना ऐसा होता नहीं है आमतौर के ऊपर। 2 बहनें अगर जा रही है तो लोग उसकी पूरी इज्जत करते, लेकिन अगर आप कल्चर के तौर पे भी देखेंगे, जो वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने आप को कवर करना चाहती है, वो उसका राइट्स है। आप क्रिश्चियन मिशनरी को देख लीजिए, नन लोग पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक के अपने आप को कवर करके रखते। आपने उनके ऊपर कभी बात बोला क्या? नहीं बोला। वो पूरा अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक के जितनी भी नन को आप देखेंगे जो इनकी मिशनरी है, वो मिशनरी के अंदर आप जाकर के देखिए। नहीं, पहले हिंदू मुसलमान खत्म हो जाए तब ये हिंदू और फिर क्रिश्चियन करे ना, ये एक्चुअली ये चाहते, फिर हिंदू और पंजाबी करे, फिर और कोई आएगा धर्म इनके पास करने के लिए। देखिए, अगर मुसलमान आज टारगेट है ना, तो दूसरी बार कोई और भी हो सकता है, ये चीज हमें समझ के चलना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, मैं अमीना जी से मतलब माफ़ी चाहूँगा। देखिए, ये भी पॉलिटिकल के हिसाब से ही मतलब यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी इस पे सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए था, कोई आवाज़ उठी नहीं है। आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अगर आवाज उठी तो आप मेरे को बताइए कि आपके किसी विधायक ने, किसी राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जिस दिन वो आपका ये कुछ पूजा थी, अभी कौन सी आपकी पूजा गई है? वसंत पंचमी जी, पूजा। वसंत पंचमी। आप कांग्रेस का ट्विटर उठाकर देख लीजिए, इसके अंदर पूरे बाकायदा ट्वीट है, माँ सरस्वती ब्लेस यू। आपको माँ सरस्वती दिमाग देगी, औरतों के ऊपर जुल्म आप करके माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हो। राहुल गांधी का खुद का ट्वीट है, मैंने खुद ने उसको रिट्वीट किया है। सर आप पढ़िए तो पहले। नहीं ठीक है, अगर ये बोल रही है ठीक है, हो सकता है कि मेरे सामने से वो नहीं गुजरा हो, लेकिन ये पॉलिटिकल हवा बनी और पॉलिटिकल लोग इसमें अभी तक के सामने नहीं आए, लेकिन आएंगे।
आने वाले समय में देखना आप, धीरे धीरे करके पॉलिटिकल लोग आएंगे, वो अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आज रूलिंग पार्टी से ये बात बोलता हूँ कि मतलब इस पर तो फौरन आवाज़ उठना चाहिए था कि भाई क्यों उनके अधिकार को दबाया जा रहा है, एक स्टूडेंट को क्यों छेड़ा जा रहा है, गेट के बाहर उसको खड़ा कर दिया गया, 4 दिन से प्रोटेस्ट चालू है। देखिए, वो उठाए ना उठाए आवाज, हम तो जरूर उठाएंगे आवाज। और जो भी हमारे सामने वाली पार्टी है, जो भी ये इसके अंदर कर रही है ना, उसके खिलाफ हम तो जरूर आवाज उठाएंगे। और मैं भी उठाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े उतना जुड़े, और ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, इसमें एक आमना जी देखिए, एक बात आप समझिए, आपने जो आवाज़ उठाई, मैंने इसमें बोला कोई हर्ज की बात नहीं, आपका हक है, अधिकार है। लेकिन आपके जो समाज के, मैंने जिस तरीके से कहा कि वहाँ के जो उलमा थे, वहाँ के जो मौलाना थे, इस विषय के ऊपर इमीडिएटली कॉलेज पहुँच करके बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कोई आगे आया कि आप बताइए, बाद में अगर कोई आवाज़ उठाएगा। आप एक चीज समझिए ना कि लड़की आ रही है सामने से, इतने लड़के सैफरॉन पहनकर आ रहे, सैफरॉन कलर के इतने मफलर आए कहां से उनके पास? वो तो ठीक है, वो गलत है ना, मैं तो खुद देखिए, पूरा प्लान था, वो चाहे तो वो कर सकते थे, लेकिन उसको नहीं रोका गया। ये जस्ट बिकॉज इलेक्शन का खेल है सर, और कुछ नहीं है। ये मैं ये चीज आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ दिल्ली पहुंचने का बीजेपी के पास एक ही रास्ता है, जो कि यूपी है। और यूपी के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए हिंदुत्ववाद। सिर्फ वो लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। जो आग इधर लगी है कर्नाटक में, सीधी हवा जा रही है यूपी। पूरा यूपी का माहौल बदलने की चक्कर में है सर। मैं आपको ये 10 बार बोल रही हूं, आप चाहो तो रोक सकते हो, क्यों नहीं रोक सकते हो? लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये तो उसी दिन ये विषय है ना खत्म हो जाना चाहिए था। ये उसी दिन विषय खत्म हो सकता था, जिस दिन पहले दिन ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए। मैंने आपको बताया ना कि कॉलेज के लोगों के पास में ऑप्शन था कि वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते कि भाई ये 20-25 लड़कियां हैं जो हमारे कॉलेज के अगेंस्ट जा रही है, रूल्स के अगेंस्ट जा रही है, बैठ करके बात करो, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये बाकायदा एक, मतलब मैं इसको कहूँगा कि मतलब खिचड़ी बन रही थी, ये खिचड़ी थी, और अच्छी खासी खिचड़ी पकी है। अब देखते हैं इस खिचड़ी का स्वाद कहाँ कहाँ तक के पहुँचता है। तो बात सही है, अमीना जी भी बहुत गुस्से में है कि ये बात सही है कि जहाँ राजस्थानी लोग घूंघटा उठाते हैं, और जैसे पंजाबी लोग अपना टर्बन बांधते हैं, तो हर समाज में, हर जाति धर्म में अपना अपना स्कार्फ पहनने की एक प्रथा है। तो उसमें ये विषय आया कहाँ से? एक तो समय है, कोरोना का संकट था, जैसे तैसे लोग उभर के अपना खड़े रहना चाहते थे, अपना पेट भरने के लिए रोजाना हमारा काम करने जा रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार कोई ना कोई नए नए रूल्स लेके आती है, उसको फॉलोअप करते करते मास्क के दंड भरती है। सर, और एक बात पढ़ी थी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बात मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि एक मर्तबे जो सीता हैं, सीता जिनको या इस देश के लोग भगवान मानते, सीता जी रोटी पका रही होती हैं, तो परशुराम आ जाते हैं, मतलब उनके जो राम के जो डैडी हैं राजा दशरथ, वो आ जाते हैं। वो आ जाते हैं तो श्री राम अपनी बीवी को बोलते, ए सीते, अपने सर के ऊपर रुपट्टा डालो, आपके बड़े आए हैं। यानी कौन? इस देश का जो लोग श्री राम को भगवान मानते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके बड़े आए हैं, आप अपने सर के ऊपर रुपट्टा डालो, घूंघट डालो। तो बताइए आप, ये वही चीज है ना सर, ये वही चीज है ना। अगर वहां पर जब श्री राम ने इस बात के लिए कहा कि ये सीते आप अपने सर के ऊपर रुपट्टा डालो, आपके बड़े आए, यानी कितना रिस्पेक्ट बता रहे। और उसी भगवान के देश के मानने वाले लोग आज मुसलमानों के औरतों को मतलब कह रहे कि हम नकाब उतारो, ये कितनी गलत बात है। बहुत शर्म आती है इस विषय को लेकर कि हम आज इंसान नहीं, जाति धर्म में बटकर रह गए हैं। बहुत शर्म की बात है। और ये ऐसे विषयों को जगह पर ही और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के माध्यम से दबाया जाए तो आज देश में ऐसे विषय होंगे नहीं। कोरोना के संकट में से लोग जैसे तैसे आज उभरने जा रहे हैं। हमारा खुद का पेट भरने के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है। वहाँ पर नए नए कायदे हमें बताए जाते हैं, और ऐसे विषय और अगर आ गए तो लोग मर जाएंगे। तो ऐसे विषयों को बस कीजिए, ऐसा तमाशा अभी आगे नहीं चाहिए, और इसको अभी हमें यहाँ रोकना होगा, और आप लोगों को भी अब रुकना होगा। बस यही कहूँगा। मैं अतुल जैन, नेता ने 24/7। थैंक यू जलील जी, आपने समय दिया। थैंक यू अमीना जी, थैंक यू।